हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल के बारे में। अभी तक हम प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स तक पढ़ के आ चुके हैं, क्या क्या हिस्ट्री रही, कैसे क्या क्या जनरेशन हुआ, किसने क्या क्या थ्योरीज दी, डार्विन साहब ने क्या कहा और पाइथागोरस ने क्या कहा, जो है बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब हम फाइनली बात करते हैं जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है। इसमें जो हम सभी को मालूम है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो जॉहन ग्रिगर मेंडल हैं या ग्रिगर जॉहन जो मेंडल हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और ये एक चर्च में फादर थे, पादरी थे। ठीक है, और इनका जो ड्यूरेशन था 1822 से 1884। इनका जो नेटिव प्लेस था वो ऑस्ट्रिया जो है, जो कि अब चेक गणराज्य का एक पार्ट है। ठीक है, अब ये सारी स्टोरी आप बचपन से, आप लोग 10th क्लास से जानते हैं कि इन्होंने पाइसम सटाइवम या गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन गार्डन पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n = 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि जहाँ पर ये चर्च, जहाँ ये फादर थे, वहाँ पर गार्डन में, पीछे गार्डन में, चर्च के पीछे, वहाँ पर पाइसम सटाइवम ये लगाते थे। तो इन्होंने वहाँ पर, क्योंकि ये बॉटनी में इंटरेस्टेड थे और इन्हें मैथमेटिक्स का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली चीज़ शुरू की। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये लकी थे कि इन्होंने पाइसम सटाइवम सेलेक्ट किया। अब इनको क्या क्या एडवांटेजेस मिली कि पाइसम सटाइवम इन्होंने सेलेक्ट किया, तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस थी? सबसे पहले इसका लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट था, 3 से 4 महीने में जो है फसल आ जाती है, तो हमें कैरेक्टर्स भी दिख जाते हैं। दूसरा, ये ग्रोथ बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती इसके लिए। कैरेक्टर्स बहुत कंट्रास्टिंग हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। यानी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए हमें जीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर से देख के भी पता लगा सकते हैं। यानी कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो है हमें बहुत ईजीली पता लगा सकते हैं। कि आफ्टर केयर, यानी कि बहुत कम केयर चाहिए इस प्लांट को। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मटर का अगर आपने प्लांट देखा हो, उसके अंदर जो फूल है उसमें एक नील स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो एक आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक बड़ा आपका रहता है, एक फिर ये आपके 2 रहते हैं, और फिर ये एक और, मतलब ये एक बड़ा पेटल जिसे नील कहा जाता है, और ये फिर आपके 2 छोटे पेटल, फिर ये 2 छोटे पेटल। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आपका जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो काफ़ी अंदर तक जाके होते हैं। और ये प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो F1 हाइब्रिड डेवलप होता है, यानी कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होता है, वो फर्टाइल होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर ने जब हमारा नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा खच्चर, अगर आपने म्यूल का नाम सुना होगा, तो म्यूल कहीं भी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका मतलब ये कि जो वो फर्टाइल नहीं होते, वो स्टेराइल होते हैं। तो इसी तरह से जब क्रॉस पॉलिनेशन से या क्रॉस फर्टिलाइजेशन से कोई जनरेशन डेवलप की जाती है, तो वो फर्टाइल ही, वो डेवलप तो हो गई, लेकिन वो फर्टाइल हो, यानी कि रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर F1 जो जनरेशन उन्हें रिसीव हुई थी वो फर्टाइल थी, तो ये इससे वो आगे के रिजल्ट्स रिसीव कर पाए। ठीक है, नाउ कम टू द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हमने कहा था कि इनके पास बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे देखने के लिए। ठीक है, स्टेम हाइट सभी को पता है, स्टेम हाइट जो थे डोमिनेंट था, जिसमें स्टेम हाइट में डोमिनेंट कौन सा था? टॉल था। ठीक है, और ड्वार्फ जो था वो जो रिसेसिव था, स्मॉल t से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो 417, 4145, ये जो मैं अभी बताऊंगी आपको कि ये क्रोमोसोम है। कौन से क्रोमोसोम पे? इसको यहाँ पे लिख दें क्रोमोसोम नंबर, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, यानी कि जो इनका इस वाला कैरेक्टर्स का जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लावर कलर में वॉयलेट जो है वो आपका क्या है? डोमिनेंट है, और रिसेसिव आपका वाइट है। ठीक है, इसको कैपिटल V, इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। सीड शेप आपका राउंड और इधर रिंकल्ड, कैपिटल R स्मॉल r। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, कैपिटल A स्मॉल a। सीड कलर येलो, कैपिटल Y, ग्रीन स्मॉल y। ठीक है, पॉट शेप
इन्फ्लेटेड कैसा होता है, इस तरीके का, इसको अगर अपन बताएं तो ये इन्फ्लेटेड इस तरीके का होता है, मतलब पूरी भरी हुई। और जो कंस्ट्रिक्टेड होती है वो सिर्फ चिपटी चिपटी सी होती है, ठीक है। तो पॉड शेप में इन्फ्लेटेड आई और कंस्ट्रिक्टेड स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉड कलर ग्रीन जो कि डोमिनेंट है, कैपिटल जी, येलो जो कि स्मॉल जी। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, वो मैंने एक अपना मेथड डेवलप किया है, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका स्टेम हाइट है, ये स फ स फ स प, ठीक है। स्टेम हाइट स, फ फ्लावर कलर, या है ना, फ। उसके बाद सीड शेप स, फ्लावर पोजीशन फ, सीड कलर स, पॉट शेप प, पॉट कलर प। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, स फ स फ स प प, स फ स फ स प प, स फ स फ स प प, ठीक है। ऐसा इसको आप याद रख सकते हैं, स फ स फ स प प, स फ स फ स प प। स स्टेम हाइट, फ फ्लावर कलर, स सीड कलर या सीड शेप, ठीक है। और एफ या फ फ्लावर पोजीशन, स सीड कलर या सीड शेप, प पॉट शेप, प पॉट कलर, ठीक है। नाउ कम टू द क्रोमोसोम्स पॉइंट, कि क्रोमोसोम के लिए जो है, अगर आप इसको इसी तरीके से याद रखते हैं तो, यानी कि पहले अगर आप कलर डाल देते हैं तो कैसे आप इसको याद रखेंगे कि क्रोमोसोम, अगर आपने स्टेम हाइट तो इसका होता है 4th क्रोमोसोम पे, फ्लावर कलर 1 पे, ठीक है, सीड शेप 7, ठीक है, फ्लावर पोजीशन 4, सीड कलर 1 क्रोमोसोम, ठीक है। दिख रहा है आपको ये अच्छे से, ठीक है। पॉड शेप 4 और पॉड कलर 5, ठीक है। तो इसको आप ऐसे, अगर आपको ये चीज़ याद हो गई है तो फिर ये भी चीज़ याद हो जाएगी आपको। 4 1 7 4 1 4 5, 4 1 7 4 1 4 5, 4 1 7 4 1 4 5, ये भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एक सफा सफा सपा 4 1 7 4 1 4 5, ठीक है। थोड़ा सा आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए और क्यों वो इतनी बड़ी रिसर्च के बाद भी वो क्यों उस टाइम पे इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व किए थे, ठीक है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इन्होंने प्योर प्लांट रिसीव किए। प्योर प्लांट मतलब कि इनके अकॉर्डिंग कि कैरेक्टरिस्टिक की अगर मिक्सिंग हो रही है या किसी प्लांट के अंदर होमोजाइगस कंडीशन लानी है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन हम समझते हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो इसके लिए उन्होंने करीबन 34 वैरायटीज़ को चुना, ठीक है। और उन 34 वैरायटीज़ को उन्होंने सेल्फ ब्रीड कराया, ठीक है। उनको कंटिन्यू वो सेल्फ पॉलिनेट कराते गए। सेल्फ पॉलिनेशन वो तो खुद ही हो जाएगा, लेकिन उसमें बैगिंग करते गए, यानी कि जो है सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, जैसे किसी में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए उन्होंने उसको थोड़ा सा ढका, यानी कि जो प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लांट है, तो इसको एक पॉलीथीन बैग से वो ढक दिया करते थे। हल्का सा एक पॉलीथीन बैग इस तरीके से ढक दिया करते थे, जिससे क्या होता था कि इसमें कोई दूसरा पॉलन ग्रेन एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। तो इन्होंने प्योर प्लांट का सिलेक्शन सेल्फ ब्रीड या सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू किया और 34 वैरायटीज़ को लेते लेते फाइनली इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ जो है प्योर कैरेक्टर्स चुन लिए। और वो 7 कैरेक्टर्स अभी अपन पढ़ के आए, सफा सफा सपा, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिड, अब ये जो इन्होंने जब प्योर प्लांट रिसीव कर लिया, जैसे वो टॉल प्लांट को 5-6 जनरेशन तक जो है सेल्फ ब्रीड कराते रहे, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से मुझे कोई टॉल जो है ड्वार्फ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर जब उसके सारे सीड्स को बो के उन्होंने देखा कि सारे टॉल प्लांट है, तब इन्होंने कहा कि ये मेरी जो है प्योर वेराइटी है। नाउ कम टू द हाइब्रिडाइजेशन। अब उन्होंने क्या किया कि जो वो प्योर प्लांट मिला है उसको एज ए पेरेंट प्लांट मान के हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो उन्होंने प्रोसीड किया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है? क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ द 2 वैरायटीज, यानी कि 2 वैरायटीज, जैसे टॉल और ड्वार्फ को मैट कराना, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ को मैट कराना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका
क्रॉसिंग या मैटिंग, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ के लिए उन्होंने किस पॉलिनेशन का प्रोसेस लिया, क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन को यूज करते हुए, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि एक प्लांट को आप मेल प्लांट मान रहे हैं और एक प्लांट को आप फीमेल प्लांट मान रहे हैं, और फीमेल प्लांट मतलब कि उसको फीमेल ट्रीट कर रहे हैं और इसको मेल ट्रीट कर रहे हैं, और फाइनली जो है इसके पोलन ग्रेन आप उस पर डस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जिसको मतलब कि या तो जैसे टॉल और ड्वार्फ में से उन्होंने एक को पेरेंट, एक को मदर माना, एक को फादर माना, ठीक है। किसी, और आप चाहे तो इसको मदर इसको फादर मान सकते हैं, किसी को उन्होंने किसी एक को माना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये मेल है तो इसको उन्होंने एज ए फीमेल ट्रीट किया, ठीक है। मेल और फीमेल का साइन यही रहता है। अब यहाँ पर जो है अगर ये मेल प्लांट है तो यहाँ पर इसमें इसके पोलन ग्रेन इस पे उनको डस्टिंग करनी है। लेकिन इस जो प्लांट है, जो डॉग प्लांट जिसको एज ए फीमेल ट्रीट कर रहे हैं, इसके उन्होंने क्या करे कि जो पोलन ग्रेन्स जो उनका स्टेमन वाला पार्ट है वो निकाल दिया। तो रिमूवल ऑफ स्टेमन पार्ट इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। उन्होंने किस प्रोसेस से किया, इमैस्कुलेशन प्रोसेस से किया, ठीक है। नाउ यहाँ पर जैसे कैपिटल टी को उन्होंने, इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर कैपिटल टी को उन्होंने क्या माना, मेल माना, ठीक है। अगर उन्होंने माना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी ये आपका क्या हुआ, ये फीमेल हो गया, ठीक है, ये फीमेल हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसको इस वाले में से इन्होंने क्या करा, इमैस्कुलेशन कर दिया। इमैस्कुलेशन मतलब कि जो उसके जो स्टेमन वाला पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि अब ये जो है इसको उन्होंने क्या कर दिया कि बैगिंग कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको बैगिंग कर दिया, ठीक है। उस प्लांट को यहाँ पर, इस प्लांट को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये प्लांट ये बन गया, साहब प्लांट बन गया, ठीक है, ये प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लांट जो है, इस प्लांट को बैगिंग भी कर दिया। नाउ अब यहाँ पर इससे पोलन ग्रेन लेके इस पे डस्टिंग कर दी, ठीक है। तो थर्ड प्रोसीजर इन्होंने डस्टिंग करी, फिर टैगिंग भी कर दी, क्योंकि एक साथ तो बहुत सारे प्लांट्स लेके चल रहे थे, तो टैगिंग ज़रूरी थी कि भाई इस प्लांट पे अपन ने इसको मेल माना है, इसको फीमेल माना है, ये टॉल है, इसको मेरे टॉल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें पोर्ट शेप ऐसा है, इसमें मैंने पोर्ट शेप को देखा है। तो उन्होंने जिस कैरेक्टर्स को जो ले रहे थे वो, तो उसको टैगिंग करते गए, ठीक है। नाउ कम टू द, अब उसने यहाँ पर जब F1 जनरेशन रिसीव हुई, ठीक है, यहाँ पर जब उनको फर्स्ट F1 जनरेशन रिसीव हुई बाय द यहाँ पर, ठीक है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो किसके थ्रू करवाई, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर अब उन्होंने फिर क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, और क्रॉसिंग के थ्रू फाइनली इन्होंने सीड्स को मतलब अब क्रॉसिंग होने दिया। नाउ सीड्स को कलेक्ट करके और सीड को फाइनली यहाँ पर उन्होंने फिर जो है सो करके देखा सॉइल में, और फाइनली रिजल्ट रिसीव किए, ठीक है। तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, टैगिंग, देन उसके बाद जो है क्रॉसिंग, ठीक है, यानी कि जो है उन्होंने यहाँ पर इसको और इसमें क्रॉसिंग करवाई, ठीक है। ये क्रॉसिंग करवाना ही कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो जो है उन्होंने आगे रिसीव किए थे, ठीक। क्रॉसिंग के बाद उन्होंने सीड कलेक्शंस किए, और सीड कलेक्शंस के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक था वो देखा कि फाइनली क्या कैरेक्टरिस्टिक रिसीव हो रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्यों मेंडल को उतनी ख्याति या उतनी फेमस उसको नहीं मिली, प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी वो डिज़र्व करते थे। उसके क्या रीज़न रहे वो हम बात कर लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ जो जहाँ पर इसमें पब्लिशिंग हुआ था, किस टॉपिक से हुआ, किस नाम से हुआ था, वो हम एक बात कर लेते हैं। द रिजल्ट वॉज पब्लिश इन द जर्मन लैंग्वेज, यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने अपना जो रिजल्ट था उसे जर्मन लैंग्वेज की एक साइंस जर्नल था, नेचर फॉर शेंडर वेरिन इन 1866 में इसको पब्लिश किया, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में थी और उसका टाइटल था वर्श्यू उबर फ्लैंगन हाइब्रिडन,
वर्श्यू उबर फ्लैंगन हाइब्रिडन, यानी कि जिस टाइटल के नाम से इन्होंने छापा था वो टाइटल था वर्श्यू उबर फ्लैंगन हाइब्रिडन, जर्मन लैंग्वेज की वो साइंस जर्नल था, जर्मनी लैंग्वेज की, ठीक है। दिस जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, यानी कि जो सोसाइटी इसको ऑपरेट करती थी वो सोसाइटी थी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। अब क्यों उन्होंने पब्लिश किया? देखिए, जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उसको पब्लिश होना, यानी कि आपको दुनिया के सामने रखना पड़ता है, ठीक है। और उसे आप किसके माध्यम से रखते हैं? पब्लिकेशन के माध्यम से रखते हैं, या बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशंस होते हैं, बहुत अच्छे पब्लिकेशंस होते हैं। जब आप हाई लेवल पे रिसर्च वर्क में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे एल्सेवियर्स हैं, मेडिकल जर्नल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं? क्या कि अगर आप कोई नई डिस्कवरी करते हैं देन यू हैव टू प्रूव इन दैट जर्नल, पब्लिश कराना पड़ता है, तब फिर उस पर बहस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनकी जो जर्नल था वो एक तो जर्मन लैंग्वेज में था, जरूरी नहीं हर कोई जर्मन लैंग्वेज समझ रहा हो, दूसरा उसका सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था, ठीक है। तो इस पे जो मेन रीज़न था, सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था। दूसरी बात ये कि उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड डार्विन की थ्योरी, जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसकी तरफ जो है देखा हुआ था, मतलब कि पूरी दुनिया का ध्यान उस थ्योरी ने अपनी तरफ खींच लिया था। मतलब उस टाइम के महाराजा से बन गए थे उस थ्योरी को लेके। तो मतलब वो डार्विन और उस टाइम पे बहुत बड़े फिलोसोफर्स में माने जाते थे। तो जब कोई बड़ा आदमी जो है गलत बात भी कहेगा तो छोटे आदमी की सही बात भी दब जाती है। तो फाइनली जो है किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा कुछ हुआ। और मेंडल की डिस्कवरी उस टाइम से बहुत आगे थी, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन्होंने किया क्या है। दूसरी बात यह कि इन्होंने अपने उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा जो है यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कैलकुलेशन की थी कि जैसे अगर 10 प्लांट पे इतना रिजल्ट आ रहा है तो 50 पे कितना आएगा, 150 पे कितना आएगा, 500 पे कितना आएगा। जैसे हम स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन पे, तो उस तरीके से जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ में दे दिया था। और किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लेवल पे जाना ये क्वाइट अनफेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल्स को नहीं मिला। लेकिन उनके मरने के बाद 16 साल बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्यों? क्योंकि उनकी रीडिस्कवरी की गई, जो है यहाँ पर हमने कहा हेडिंग डाला है रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल वर्क। यहाँ पर जो है फिर 3 साइंटिस्ट थे जो कि इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे थे, अपने अपने रिसर्च वर्क में उलझे हुए थे। लेकिन फिर जब उनके पब्लिकेशन की बारी आई तो उन्होंने ढूंढा कि कहीं पहले से तो किसी ने पब्लिकेशन नहीं कर रखा है। तब उन्हें पता लगा कि भाई साहब पहले से ही मेंडल जी करके बैठे हैं, वो तो ये है कि बंदे को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। और वो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, ह्यूगो डी व्रिज हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस जर्मनी से, और वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया से थे, ठीक है। और ये तीनों ने ही फाइनली बहुत ईमानदारी के साथ इस पूरी रीडिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया? मेंडल को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंडल की जो भी हिस्ट्री थी, मेंडल जी ने क्या कैसे किया, कैसे आगे अपने आप को बिल्डअप किया, क्या क्या चीज़ की और कैसे कैसे बेस बनाया, वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड के क्रॉसेस के बारे में।